अस्सलाम एवरीवन। आज हम लेज़र का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टिमुलेटेड एमिशन रेट को कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट को चेक करेंगे कि किस तरह हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली स्टिमुलेटेड एमिशन रेट की तरह होगा। वहाँ पे जस्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में थी, यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करेंगे। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट से मुराद है कि कोई भी एटम जो ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है उस एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करके उसकी एक्साइटेड स्टेट में चले जाना है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिके होगा उस एटम के रिस्पेक्ट, उसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। हमें पता है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। एन एटम इज एब्जॉर्ब बाय अनदर एटम प्लेस्ड एट ग्राउंड एंड जंप फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, यानी वो एटम जो किसी और फोटोन को या किसी एटम को एब्जॉर्ब कर ले, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, वो जंप करेगा लोअर से अपर लेवल की तरफ, इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। इसमें कोई फोटोन जो है वो इमिट नहीं होता। यहाँ पर टाइम डिके जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये फिर से फोटोन को इमिट करता है और फिर ग्राउंड पे आ जाता है। इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट n1 जो है वो भी द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टाइम t आर लाइंग इन अ गिवन एनर्जी लेवल। हमें पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो एटम पड़े हुए हैं उसको n1 से रिप्रेजेंट किया गया है। द रेट ऑफ डिके ऑफ अपर स्टेट पॉपुलेशन dn1/dt इनटू एब्जॉर्प्शन, यानी जो नंबर 1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो एटम पड़ा हुआ है उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके एट एब्जॉर्प्शन पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -n1। -n1 यहाँ पर इसलिए रिप्रेजेंट किया गया टाइम की वजह से कि टाइम का जो इनके डायमेंशन ऑफ टाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वर्स में है, 10⁻⁻- में है। चाहे हम कॉमन टाइम डिके की बात करें, चाहे हम मेटास्टेबल की बात करें, दोनों की वैल्यू 10⁻⁻- में ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके एक कांस्टेंट यूज़ किया गया, इसको एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, W12। यानी W12 से मुराद है एटम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को 1 लेवल पर और फिर चला जाएगा सेकंड लेवल पर, इस वजह से इसको W12 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि W12 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F से। यहाँ पर भी F जो है वो फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन। W12 इक्वल आ जाएगा σ12 इंटू एफ से, यानी यहाँ पर ये σ12 जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो dn1/dt इंटू एब्जॉर्प्शन में पुट कर दें तो वो आ जाएगी -σ12 इंटू एफ इंटू n1। उसके बाद हम यहाँ पर सिग्मा की बजाय हम एफ की बजाय यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं, रो इंटू वी, और रो इंटू वी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ जाता है B/12, यानी B12 से मुराद है फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट पर मूवमेंट हो रही है उस एटम की जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, इंटू रो वी इंटू n1। यहाँ पर B12 रो वी इंटू n1 इक्वल है dn1/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट एटम placed at ground with respect to time decay is equal to R12, यानी rate of change of absorption, stimulated absorption from one state to second state is called the stimulated absorption rate। तो ये था हमारा कि हमने किस तरह स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट किया। हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है और किस तरह हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।